सर कंप्लीट हो गया, फिनिश गुड में चला जाता है। यानी एक प्रोडक्ट तीनों मशीन होता हो जाता है। मशीन ए एक यूनिट को 5 मिनट में प्रोसेस करके मशीन बी को दे देता है। मशीन बी एक यूनिट को 10 मिनट में मशीन सी को देता है और मशीन सी एक यूनिट को 5 मिनट में प्रोसेस करके आगे भेज देती है। अब मुझे बताओ इस पूरे मैकेनिज्म में मसला क्या है। अस्यूम करें सुबह 9 बजे काम शुरू होता है, 9:05 पे पहला देगी वो मशीन बी को दे देगी। मशीन बी ने अगले 10 मिनट लेने हैं, 10 मिनट लेने, 10 मिनट लेने, इतने में मशीन ए के पास 1 यूनिट और तैयार हो गया, 2 यूनिट और तैयार हो गए, क्योंकि 10 मिनट में जब मशीन बी काम कर रही होगी तो इतने में मशीन ए 2 यूनिट और प्रोड्यूस कर लेगी। अब मशीन बी पे ये वाला यूनिट चढ़ गया, तो सर फिर क्या हुआ, ये तो बच गया दूसरा वाला। अब मशीन ए के पास स्टॉक पाइल अप होना शुरू हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मशीन ए तेज है। और आगे भेजने की कोशिश करती है तो मशीन बी पे 1 यूनिट में 10 मिनट लगते हैं, तो मशीन बी अभी ऑक्युपाइड है, वो नहीं ले सकती नया यूनिट, तो ए के पास सर स्टॉक जमा होना शुरू हो जाएगा। और जो मशीन सी है ये 5 मिनट में यूनिट प्रोसेस करती है, 5 मिनट में जब बी से 1 यूनिट लेगी 5 मिनट प्रोसेस कर देगी, फिर अगले 5 मिनट खाली बैठी रहेगी, फिर बी 10 मिनट में 1 यूनिट देगा, फिर 5 मिनट मशीन सी चलेगी, 5 मिनट बंद, 5 मिनट चलेगी, 5 मिनट बंद, और मशीन ए पे स्टॉक पाइल अप होता जा रहा है। ठीक है जी। तो देखें इसमें बॉटलनेक क्या है, बी। अगर हम एक काम करें 2 बी मशीन्स ले लें, इससे क्या फायदा होगा सर? सीधी बात है, 5-5 मिनट बाद जो ये यूनिट फेंक रहा होगा मशीन बी के पार्ट 1 पे जाएगा, मशीन बी के पार्ट 2 पे जाएगा, तो सर हमारा प्रोसेस जो है वो स्ट्रीमलाइन हो जाएगा। ठीक है, यानी सर हमारी कोई मशीन जो है ना वो खाली नहीं रहेगी और हमारी कोई मशीन में प्रोडक्शन यानी स्टॉक पाइल अप नहीं होगा। ठीक है जी। अगर हम मशीन बी 2 खरीद लें या मशीन बी के काम को 200 में तोड़ दें, इसको कहते हैं बॉटलनेक्स को एलिमिनेट करना। तो आप ऐसे सोचें सर कि बॉटलनेक्स एलिमिनेट हो, आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी। ठीक है जी। एफिशिएंट प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स लेकर आएं, ज्यादा अच्छी प्रोडक्शन करें। एक चीज होती है ISO 9001, ये कह रही सर आपके पास कुछ ऑडिटर्स आएंगे, आपके पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस को देखेंगे और आपको बताएंगे कि ये वाला प्रोडक्शन प्रोसेस बेकार है, इसको एलिमिनेट करें, इस मशीन को रिप्लेस करके ये ले लें, इसमें ये काम कर लें, इसमें वो काम कर लें, आपके ओवरऑल प्रोडक्ट की क्वालिटी अच्छी हो जाएगी। तो आप ISO 9001 का ऑडिट करवाएं सर, इससे क्या होगा कि आपके प्रोडक्शन मैकेनिज्म एफिशिएंट हो जाएंगे। तो सर हमारे पास ओवरहेड्स में 3 पॉइंट्स, वो सारे पॉइंट्स जो लेबर के हैं, पहली चीज तो सर लेबर की ट्रेनिंग करवाएं ताकि ओवरहेड्स कम हो, लेबर के लर्निंग करके वजह से ओवरहेड कम होगा। बैड शेड्यूलिंग होगी तो ओवरहेड बढ़ेगा, अच्छी शेड्यूलिंग होगी, लेबर जिस वक्त आएगा उसी मशीन चलेगी, तो सर हमारे पास खर्चा कम होगा। लेबर एफिशिएंट होगा, लेबर एफिशिएंट होगा तो सर हमारे पास ओवरहेड्स भी कम होंगे। फिर ओवरहेड्स के अपने मेजर्स क्या हैं सर? बॉटलनेक्स एलिमिनेट करें, ऐसे मशीन ऐसे प्रोसीजर्स जो पूरे प्रोडक्शन प्रोसेस की फ्लो को रिड्यूस कर रहे हैं, स्लो कर रहे हैं, उसको एलिमिनेट करें। फिर सर कोशिश करें कि अपने प्रोडक्शन मैकेनिज्म्स को बेहतर बनाएं, जैसे ISO 9001 का सर्टिफिकेट ले लें, इससे क्या होगा आपकी प्रोसेस और बेहतर हो जाएंगी। सर सेल्स वाले हिस्से में सर लो कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स पे जाएं। सर ये पुराने जो डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं ना, बड़े बड़े डिस्ट्रीब्यूटर्स, ये आपको रीच तो देंगे लेकिन पैसे ज्यादा लें। कोशिश करें नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को कुछ काम दें, कुछ पुरानों को दें, कुछ नए को दें, ताकि आपकी कॉस्ट भी मैनेज रहे। फिर जिस प्रोड्यूसर ने या जिस सेलर ने, सॉरी जिस डिस्ट्रीब्यूटर ने, जिस सेलर ने ज्यादा यूनिट बेचे उसको पैसे ज्यादा मिले, जिससे कम बेचे उसको कम मिले, यानी परसेंटेज ऑफ सेल्स दें रादर देन फिक्स सैलरी दें। इससे क्या होगा? इससे ये होगा कि सर जब आपकी सेल्स बढ़ेगी तो कॉस्ट बढ़ेगी, सेल्स नहीं बढ़ेगी कॉस्ट नहीं बढ़ेगी। फिर एफिशिएंट सेल्स टीम लेकर आए सर, उनको टारगेट्स दें, उनको सर दौड़ाएं कि वो जो है वो आपके लिए सेल्स करके, एफिशिएंट का मतलब ये टाइम वेस्ट है। ठीक है जी, अपनी पूरी एफर्ट लगा के अच्छी सेल्स जनरेट करना। देखिए मैंने सर सारे प्रोसीजर्स आपके सामने रख दिए, कॉस्ट रिड्यूस। अब देखिए ICAP ने बड़े बेसिक बातें की। ICAP ने एक पॉइंट तो ये रखा है, ठीक है जी, इसको मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फिर दूसरा पॉइंट सर ये रखा है, तीसरा पॉइंट ये रखा है सर, और चौथा पॉइंट सर हमारे पास तीसरा पॉइंट ये आ गया सर, और चौथा पॉइंट हमारे पास ये है क्या सर? ICAP कहता है जी जो कॉमन एलिमेंट्स है ना, जब प्रोडक्ट बना रहे हो ना, कोई सोफिस्टिकेटेड मटेरियल ना डालो, वो कंपोनेंट्स डालो जो आम मार्केट में अवेलेबल हो। मिसाल के तौर पर आप कोई जापानीज गाड़ी खरीदते हैं, पहली चीज जो टिपिकल पाकिस्तानी आपको कहता है, पता क्या कहता है? यार इसके पार्ट्स नहीं मिलेंगे। तो पाकिस्तानी गाड़ी में सर वो पार्ट्स लगते हैं जो हर गली मोहल्ले में अवेलेबल हो। तो आपसे ICAP ये कह रहे हैं कि जी आप जब कॉस्ट रिड्यूस करने जा रहे हैं ना, तो कोशिश करें कि कॉमन कंपोनेंट्स रखें जो कि मार्केट में सस्ते मिल जाते हैं, आराम से मिल जाते हैं, महंगे नहीं हो। ठीक है जी। इससे एक फायदा तो है कि कॉस्ट कम हो जाएगी, लेकिन एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है सर? इसमें स्टैंडर्डाइज कंपोनेंट यूज करने का एक बहुत बड़ा नुकसान क्या है? इनोवेशन नहीं नजर आएगी सर प्रोडक्ट में। लोग कहेंगे क्या नया है इस प्रोडक्ट में, ये मसला है इसका। ठीक है सर, सप्लायर्स के साथ निगोशिएट करें, परचेज करने के लिए सर कॉस्ट रिड्यूस करने की कोशिश करें, बल्क परचेज डिस्काउंट एग्री करवाएं। ठीक है, इस तरह की चीजें देखें। फिर नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स को आप एलिमिनेट करें, डिजाइन स्टेज के ऊपर वैल्यू एडेड फीचर्स के ऊपर आप काम करें। और सर ये वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड
मालूम करना जो प्रोसेस है ये कहलाता है वैल्यू एनालिसिस। इसमें आप करते हो कि प्रोडक्ट के फीचर्स को कंपेयर करते हो कि मार्केट में किन फीचर्स की ज्यादा वैल्यू है, किन फीचर्स को कस्टमर इंपॉर्टेंस देता है, ठीक है। तो इसका मतलब है सर आपने सिस्टमैटिकली वैल्यू एनालिसिस करने के बाद प्रोडक्ट के सारे एस्पेक्ट्स को एग्जामिन करना है और आप नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स हटा के बाकी को सर आपने पॉलिश करना है ताकि आपकी कॉस्ट लोएस्ट पे आ जाए और क्वालिटी जो है वो आपकी इंपैक्ट है, ठीक है। यानी सर आज आपने मटेरियल पे एक पॉइंट डाल दिया, दूसरा पॉइंट जो है उसने मटेरियल पे 2 पॉइंट्स डाल दिए। एक तो जनरल कंपोनेंट्स यूज करें, कोई सोफिस्टिकेटेड कंपोनेंट यूज ना करें, ठीक है, इससे इनोवेशन बढ़ जाएगी। बल्क परचेज के लिए सर डिस्काउंट्स के लिए नेगोशिएट करें, रेट्स नेगोशिएट करें और बल्क परचेज पे डिस्काउंट हासिल करने की कोशिश करें। नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स एलिमिनेट करें और जो वैल्यू एडिशन वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड कैसे पता चलेगा, वैल्यू एनालिसिस करके। वैल्यू एनालिसिस क्या है, अपने प्रोडक्ट के फीचर्स देखें, मार्केट में कस्टमर किस चीज को इंपॉर्टेंस देता है, ये वैल्यू एनालिसिस। और आखिरी स्टाफ को ट्रेन करें, ठीक है जी, ताकि वो ज्यादा एफिशिएंट टेक्निक्स यूज करते हुए और काम करते हुए जो है वो आपकी कॉस्ट को रिड्यूस करें, ठीक है जी। आई होप ये पूरा लेक्चर आप अपने ध्यान में रखेंगे क्योंकि जब भी टारगेट कॉस्टिंग का सवाल आएगा उसके पार्ट बी में वो जरूर आपसे पूछेगा कि बताएं इस पर्टिकुलर केस में कॉस्ट को रिड्यूस करने की क्या मेजर्स। आई होप ये आप लोग कर लो, ठीक है जी, वेरी मच। बस एक चीज और याद रखना इसके अंदर, डिजाइन की दो वैल्यू एडेड नॉन वैल्यू एडेड फीचर्स डिजाइन स्टेज में वैल्यू एनालिसिस करना है, प्रोडक्शन में मटेरियल में बल्क परचेजेस, वेस्टेज एलिमिनेशन, सर्च फॉर अल्टरनेटिव मटेरियल, लेबर को ट्रेन करो, लर्निंग कर बेहतर करो उनका, सर एफिशिएंसी मेजर्स लो, बोनसेस दो उनको। आपसे एग्जामिनर ने कहा जनाब हम एक यूनिट बेचना चाह रहे हैं 5,000 रुपए में, ठीक है, एक यूनिट की सेलिंग प्राइस 5,000, हमारा टारगेट प्रॉफिट है 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, ठीक है जी, 20% ऑफ सेलिंग प्राइस, या हमारा टारगेट प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट, ठीक है, जो टोटल कॉस्ट होगी उसको 20% करना है। दोनों तरीके से प्रॉफिट को डिफाइन करने की कैसे निकालना है टारगेट प्रॉफिट। सर केस ये पहला केस ही है सर हमारे पास, सेलिंग प्राइस अगर हम देखें सर इस वाले केस में 5,000, इसी का 20% टारगेट प्रॉफिट, इसी का 20% कितना जी, 5,000 मल्टीप्लाई बाय 20%, ये बनता है जनाब कितना, 1,000। कितना रहेगा जी हमारा टारगेट कॉस्ट कितनी आ गई जी, 4,000। ऐसा अब आपने इस टारगेट कॉस्ट में प्रोडक्ट को मैनेज करना है। टारगेट कॉस्ट कैसे निकाली, टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ सेल्स माइनस कर दिया। अब व्हाट इफ के जी टारगेट प्रॉफिट परसेंटेज ऑफ कॉस्ट हो, तो फिर आपने छोटी सी इक्वेशन बना लेनी। हमें एक बात बताएगी जी सेल्स प्राइस बराबर है कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ऐसा कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, कॉस्ट प्लस टारगेट प्रॉफिट, ऐसा। तो कॉस्ट हमें नहीं पता, सेलिंग प्राइस पता है कितनी है जी सर 5,000, ठीक है जी, कॉस्ट हमें नहीं पता और टारगेट प्रॉफिट है 20% ऑफ कॉस्ट। तो आप इसको इस तरह लिख लीजिएगा सर। अब बताएं अगर मैं इसको फर्दर एक्सप्लेन करूं तो दिस इज 1.2 कॉस्ट इक्वल्स टू 5,000, ऐसा। अब बताएं जी कॉस्ट कैसे डिफाइन होगी सर, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है जी सर, 5,000 डिवाइडेड बाय 1.2, ठीक है जी, ये आ जाता है मेरे पास सर, कॉस्ट आ जाती है 4,167, ऐसा 4,167, ऐसा। अब बताएं सर अगर मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे भाई मेरी सेलिंग प्राइस है 5,000, मेरी टारगेट कॉस्ट है जनाब कोई 4,167, तो बताएं सर मेरा टारगेट प्रॉफिट कितना होगा। सर टारगेट प्रॉफिट इन दोनों का डिफरेंस है, 5,000 माइनस कर दूँ तो ये मेरे पास आता है जी 833, ऐसा। और अगर इसका शॉर्टकट आपको ध्यान में रखना है तो ऐसे भी निकाल सकते हैं, 5,000 सर 120% है तो डिवाइडेड बाय 120%, इससे कॉस्ट आ जाएगी, मल्टीप्लाई बाय 20%, कॉस्ट का 20% प्रॉफिट, तो ऐसे भी निकाल सकते हैं 5,000 डिवाइडेड बाय 120% मल्टीप्लाई बाय 20%, ये भी 833.33 ही आता। डर जी कर लोगे जनाब इसको, ये एक तरीके का प्रॉफिट कैलकुलेट करना है। सर दूसरा जो तरीका देता है ना एग्जामिनर, ये थोड़ा सा ट्रिकी तरीका होता है सर, केस रूम, और से देखिएगा दोस्तों, केस रूम आपको डाटा भी ज्यादा देगा, ठीक है, और वो जनाब कुछ इस तरीके से कि एग्जामिनर ने कहा जी हम एक प्रोडक्ट बनाने जा रहे हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, मशीन खरीद रहे हैं सर कोई 200 मिलियन रुपए, ठीक है जी, 200 मिलियन रुपए की मशीन है, ठीक है जी, इस मशीन की लाइफ सर 5 साल है, 5 साल की मशीन चलेगी और हमारी एनुअल प्रोडक्शन 48,000 यूनिट्स होगी, 48,000 यूनिट हम साल के प्रोड्यूस करेंगे और 5 साल तक लगातार प्रोड्यूस करेंगे। हमारा टारगेट प्रॉफिट है सर 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट, 20% ऑफ इन्वेस्टमेंट। हम 5 सालों में इस इन्वेस्टमेंट का 20 को जरा और बढ़ा देते हैं, हम 5 सालों में इस इन्वेस्टमेंट का 50% रिटर्न चाहिए, जो हमने इन्वेस्टमेंट डाली ना 5 सालों में हमें इस पर 50% का रिटर्न चाहिए ओवरऑल, ठीक है, ओवरऑल 50% का रिटर्न चाहिए, ठीक है। अब मेरा एक सवाल है सर, टारगेट प्रॉफिट कैसे निकालें, बड़ा आसान है सर, आप एक काम करें, टारगेट प्रॉफिट कैलकुलेट करने हैं कितना सर, 200 मिलियन की मेरी टोटल इन्वेस्टमेंट है, इसका 50% मेरा टारगेट प्रॉफिट है, विच इज मेंट टू बी 100 मिलियन, ऐसा 100 मिलियन रुपए मैंने कमाने 5 सालों में। अब बताएं सर 5 सालों में मेरे टोटल यूनिट्स कितने होंगे, बड़ा आसान है सर, 5 सालों में मेरे टोटल यूनिट्स होंगे 48,000 इंटू 5, कितना जी 48,000 इंटू 5, या था जी 2,40,000 यूनिट्स। अब आपने सिंपली क्या करना है, 100 मिलियन रुपयों को डिवाइड कर देना है 2,40,000 यूनिट्स, या जाता है मेरे पास सर 416.67, ऐसा। यह है मेरा टारगेट प्रॉफिट पर यूनिट, ऐसा। अब बताएं जूम करें, अगर मेरी सेलिंग प्राइस 5,000 है तो मेरे एक यूनिट का टारगेट प्रॉफिट कितना है 416.67, मैं इसको 417 काउंट कर लेता हूँ आसानी के लिए, कैलकुलेशन पर्पस के लिए। तो मेरे पास सर 5,000 माइनस
417 ये आता है जनाब 4583। ये क्या सर, ये मेरी टारगेट कॉस्ट। ये बात समझ आती है मेरे बच्चों। तो टारगेट प्रॉफिट ऐसे भी डिफाइन कर सकते हैं कि एज अ परसेंटेज ऑफ सेल या कॉस्ट हो, या टारगेट प्रॉफिट ऐसे भी डिफाइन हो सकता है कि वो आपको बता दे कि जी मेरी ओवरऑल इन्वेस्टमेंट इतनी है और मैं इसके ऊपर जी इतने % का रिटर्न चाहता हूँ। अच्छा, वो ये भी कह सकता था कि मुझे अपनी इन्वेस्टमेंट पे से 10% का रिटर्न चाहिए एनुअल, तो आप इसका 10% निकालते हो फिर डिवाइड करते। ये ओवरऑल रिटर्न है तो मैंने ओवरऑल यूनिट से डिवाइड किया। एनुअल रिटर्न होता, एनुअल प्रॉफिट होता, मैं एनुअल नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करता। पक्का याद रहेगा मेरे बच्चों, ये देख लो। तो अच्छे तरीके से प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ सेल्स कैसे रखना है सर, आपने सेल्स ही का परसेंटेज निकाल लेना है। प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ कॉस्ट आप या तो ये फंक्शन यूज कर लें या फिर आप जो है वो इक्वेशन बना लें। और प्रॉफिट एज अ परसेंटेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, तो वो इन्वेस्टमेंट की ओवरऑल परसेंटेज आपको बताएगा कि जी 5 सालों में 100 मिलियन अचीव करना है, जी 25 मिलियन या 20 मिलियन से सालाना अचीव करना है। तो अगर सालाना अचीव करना है तो सालाना नंबर ऑफ यूनिट से, और अगर ओवरऑल अचीव करना है तो ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट से। वो आपको फिर एग्जामिनर ओवरऑल नंबर ऑफ यूनिट्स बताएगा। ठीक है जी, थैंक यू वेरी मच। इससे और आगे बढ़ते हैं। सर क्विक रिवीजन मैं आपको देना चाह रहा हूँ हाइलो मेथड का। ये आप लोगों ने पहले भी पढ़ा हुआ है, ब्रेक इवन के चैप्टर में पढ़ा था, ओवरहेड्स के चैप्टर में पढ़ा था, लेकिन मैं आपको क्विक रिवीजन देना चाह रहा हूँ क्योंकि आगे बहुत सारे सवालों में ये आएगा और मैं ये नहीं चाहता कि अभी तुम दोबारा जाके पुराने लेक्चर्स खोलो।